वेलकम प्यारे बच्चों। तो बच्चों को अभिव्यक्ति और माध्यम में बहुत डर लग रहा है। अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 एमसीक्यू भी आएंगे। तो इस वीडियो में जाते जाते मैं रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए 200 से 300 एमसीक्यू लेकर आया हूं और एमसीक्यू इन्हीं के बीच से आएंगे। और इसमें मैंने डिफिकल्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखे हैं बीच में। क्लियर है? तो इसमें मैं 3 चैप्टर पे बहुत ही डिटेल से चर्चा करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे एमसीक्यू भी आने। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, एक तो ये। दूसरा, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। और जो तीसरा चैप्टर था, विशेष लेखन। एमसीक्यू इन 3 से ही आने और ये बड़े बड़े चैप्टर भी हैं। क्लियर है? तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू तो मैंने सारे लिए हैं और कुछ कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में भी डाले। तो रिवीजन करके जरूर जाइएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के एमसीक्यू करेंगे। अखबार में किस चीज का महत्व होता है? तो सबको पता है अखबार में पढ़ने का महत्व होता है, क्योंकि अखबार को हम पढ़ते हैं। रेडियो में किस चीज का महत्व होता है? तो रेडियो में सुनने का होता है, क्योंकि रेडियो में दिखाई तो देता नहीं है, हम सुनते ही हैं। टीवी में किस चीज का महत्व होता है? टीवी में देखने का महत्व होता है। ठीक है, हालांकि हमें टीवी में सुनाई भी देता है, लेकिन टीवी में देखने का ज्यादा महत्व है, रेडियो में सुनने का ज्यादा महत्व है और अखबार में पढ़ने का ज्यादा महत्व है। और इंटरनेट में किस चीज का महत्व है? तो इंटरनेट में पढ़ने का भी, सुनने का भी और देखने का भी, तीनों ही चीज का महत्व है। याद रखना, इंटरनेट के थ्रू तीनों ही चीज होती है। अखबार किसका माध्यम है? आ सकता है अखबार किसका माध्यम है? छपे हुए शब्दों का, क्योंकि इसमें शब्द छपे होते हैं। और रेडियो किसका माध्यम है? बोले हुए शब्दों का। ठीक है, रेडियो में जो है शब्दों और आवाज का सबसे ज्यादा महत्व होता है और टेलीविजन में सबसे ज्यादा महत्व होता है चित्रों का, दृश्य का। याद रखना ये। अगला प्रश्न बहुत लॉजिकल वाला है। देखो, अंतर क्रियात्मकता या इंटर एक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है इंटरनेट। कई बार उन्होंने बोल दिया कि अंतर क्रियात्मकता का प्रमुख साधन क्या है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार क्या होता है ये अंतर क्रियात्मकता या ये क्या होता है इंटर एक्टिविटी? तो इसका जो प्रमुख साधन है वो इंटरनेट है। क्लियर है? अब देखिए, प्रिंट माध्यम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है तो वो है प्रिंट माध्यम, और इसका दूसरा नाम है मुद्रित माध्यम। प्रिंट माध्यम का मतलब होता है छापना, छपाई वाली चीजें। ये सबसे पुरानी थी जनसंचार माध्यमों में। और अगर वो एग्जाम्पल में पूछेंगे तो आंसर होगा समाचार पत्र, क्योंकि कई बार वो ये दे देते हैं कि जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? इंटरनेट, समाचार पत्र, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो आंसर फिर क्या होगा? समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र ही प्रिंट माध्यम है। तो कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए भी देते, एग्जाम्पल दे देंगे आपको। तो सबसे पुराना माध्यम होता है प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम, दोनों एक ही हैं। प्रिंट माध्यम को ही मुद्रित माध्यम कहते हैं। और अगर वो एग्जाम्पल देंगे तो समाचार पत्र सबसे पुराना है। मुद्रण, छपाई की शुरुआत किस देश से हुई? ये प्रिंट माध्यम की शुरुआत किस देश से हुई थी? चाइना से हुई थी। याद रखना। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? छापे खाने मतलब प्रेस होता है जो। क्लियर हो गई? प्रेस, जहां चीजें छपती हैं उसको हिंदी में छापे खाने बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेस बोलेंगे। तो छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। याद रखना। अगला प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत में किसकी अहम भूमिका थी? पुनर्जागरण भी आ सकता है, रेनेसा भी आ सकता है। तो यूरोप में पुनर्जागरण या रेनेसा, इसको इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण, हिंदी में पुनर्जागरण। तो यूरोप में पुनर्जागरण या रेनेसा की शुरुआत में किसकी अहम भूमिका थी? यही थी छापे खाने की। ठीक है, क्योंकि इसमें जब चीजें छपी तो लोग क्या हुए? कहीं ना कहीं प्रेरित हुए। लोगों के पास जब चीजें गई होगी, तुम्हें पता होगा अंग्रेजों के टाइम पे ना, अंग्रेज लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि कोई हमारे खिलाफ कुछ छाप ना दे, कहीं भारत वाले एक ना हो जाएं, है ना। तो वो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को ही समाप्त कर दिया कि कोई ये लिखने का काम ही नहीं करेगा। तो यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत में किसकी अहम भूमिका थी? इसी की, छापे खाने की। याद रखना है, यूरोप में। ठीक है, अगला है, भारत में पहला छापा खाना कब और कहां खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1556 में, 1556 गोवा में खोला गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो था, भारत में पहला छापा खाना जो था वो 1556 में गोवा में खोला गया। और किसने खोला था? मिशनरियों ने खोला था। धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए मिशनरियों ने खोला था। 1556 में गोवा में खोला था और धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए। अगला है, मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम के उदाहरण क्या है? अखबार, पत्रिकाएं,
पुस्तकें यही तो होती है जिनमें चीजें छपी हुई हैं, अखबार में छपी होती हैं, पत्रिकाओं में, मैगजीन में, पुस्तकों, बुक्स में। और चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम माने ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप चिंतन भी कर सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं और विश्लेषण माने एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि चीजें लिखी हुई है, पढ़ते पढ़ते हम उस पर सोच सकते हैं। ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति के लिए किसका महत्व नहीं है? प्रिंट माध्यम। अब जिसको पढ़ना ही नहीं आता होगा उसके लिए प्रिंट माध्यम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता ना। डेडलाइन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार को कवर करने की अंतिम समय सीमा, जैसे हम बोलेंगे तुम्हें शाम तक ही समाचार लाने हैं, वो डेडलाइन है। ठीक है, अगला है संपादकीय टीम का क्या काम होता है? प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से गलतियों और अशुद्धियों को दूर करना। जो संपादकीय टीम होती है ना, उसका काम ये होता है कि कोई लिखी हुई चीज में जो मिस्टेक है ना, उसको सही करना, उसको छापने योग्य बनाना, तभी तो वो पेपर में छपेगी। तो संपादकीय टीम का काम है कि जो उसमें मिस्टेक्स है वो दूर करना, ताकि वो कंटेंट सही बने और तब वो न्यूज़पेपर में छपे। तो इनकी एक संपादकीय टीम होती है जो मात्राओं वगैरह की गलती, ग्रामेटिकल गलतियों को दूर करती है और सही से कंटेंट छापती है। डन। तो कई बार यह भी आता है प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या डिफरेंस है? ढंग से सुन लो, ये पिछले साल भी आया था प्रश्न। अब आप दिमाग लगा लो, प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में पहले कौन कौन सी चीज आती है वो लिख देना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? जो वही है जो बिजली से संचालित होती है। ठीक है, प्रिंट माध्यम के अंदर वो चीज आती है जो छपी हुई होती है, जैसे समाचार पत्र हो गया, किताबें हो गई, ठीक है, मैगजीन हो गई, मतलब पत्रिकाएं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है वो महंगा माध्यम है कि नहीं। दूसरी तरफ क्या है? जो प्रिंट माध्यम है वो सस्ता माध्यम है। ठीक है, आजकल लोग क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आजकल लोग प्रिंट माध्यम को कम पसंद करते हैं। तो ये छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल है, आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, वो अनपढ़ व्यक्ति के लिए प्रिंट माध्यम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी उसका महत्व है, क्योंकि वो सुन तो सकता है। तो ये चीज आप अपने आप लिख सकते हो। आता है ये प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और प्रिंट माध्यम में डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती है, प्रिंट माध्यम में छपी हुई चीजें, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, पुस्तकें हो गई। अब है रेडियो। रेडियो कैसा माध्यम है? तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, क्योंकि इसमें हम केवल सुन सकते हैं। ठीक है, ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल। रेडियो कैसा माध्यम है? एक रेखीय, लीनियर, ये वर्ड भी याद रख लेना। रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य भी याद रखना है, एक रेखीय भी याद रखना है, लीनियर भी याद रखना है। अगला है रेडियो में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? शब्द और आवाज का। फैक्ट है, शब्द और आवाज का ही तो होगा। और टेलीविजन में किसका होता है? दृश्यों का। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। कोई पूछे क्या होता है उल्टा पिरामिड शैली में, नहीं यहीं पे एक्सप्लेन भी किया है। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण समाचार आते हैं और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं, और 90% खबरें इस शैली में ही लिखी जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनना है यहां से। समाचार लेखन की कौन सी शैली है? उल्टा पिरामिड शैली। इसमें क्या होता है? इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचार आते हैं, बाद में कम महत्वपूर्ण समाचार आते हैं, और जो 90% खबरें वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स कहां आता है? तो क्लाइमैक्स शुरुआत में आता है। क्यों? क्योंकि हमने पिरामिड को उल्टा कर दिया। देखो ये इसका पिरामिड, तो यानी कि क्या करा था हमने? उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? महत्वपूर्ण खबरें पहले ही आ जाती है, यानी कि तुम्हारा क्लाइमैक्स पहले ही आ गया। क्लियर हो गई बात? तो उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स कहां जाता है? शुरुआत में। बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा पिरामिड शैली के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है इंट्रो, ये ग्राफ बनाना जरूरी है उल्टा पिरामिड शैली में। पहला होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है समापन। उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्से, पहला होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है समापन। इंट्रो का मतलब होता है समाचार का पहला पैराग्राफ। बॉडी में का मतलब होता है वो समाचार का विस्तार। इंट्रो में हम ना समाचार का पहला पैराग्राफ बताएंगे, जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीज बता देंगे। फिर बॉडी में हम समाचार को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, समाचार का विस्तार। और समापन का मतलब होता है समाचार का सार, माने कंक्लूजन। तो याद रखना है, बहुत ईजी है, 3 नंबर में आ सकता है ये। अगला है, ठीक है, और यह भी याद रखना कि उल्टा पिरामिड जो शैली थी ना, इसका जो प्रयोग हुआ था वो 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, मध्य में। उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत 19वीं सेंचुरी के मिड में हुई थी, मध्य में। और लेकिन इसका विकास पता कब हुआ? जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, तब इस शैली का विकास हुआ। और रेडियो समाचार लिखते समय समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर कैसे टाइप किया जाता है? ट्रिपल स्पेस में। याद रखना, समाचार जब हम रेडियो समाचार लिखते हैं ना, ये सब वो है रेडियो समाचार लिखने की शर्तें। देखो यहीं से एमसीक्यू के द्वारा भी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी हमने पढ़ा उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, अब हमने वो भी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रिंट माध्यम में क्या अंतर है। अब हम ये भी पढ़ रहे रेडियो समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारे क्वेश्चन भी बन रहे हैं
तो सबसे पहले रेडियो समाचार लिखते समय ना मतलब ट्रिपल स्पेस में होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो वो ट्रिपल स्पेस के साथ। रेडियो समाचार लिखते समय एक लाइन में अधिकतम कितने शब्द लिख सकते हो? 12 से 13। ये सब पॉइंट भी याद रखना। रेडियो समाचार लिखने की शर्तें, ये सारे पॉइंट एमसीक्यू भी बन रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो पहला तो क्या है, ट्रिपल स्पेस में लिखना चाहिए। रेडियो समाचार की जो कॉपी है ना उसमें ट्रिपल स्पेस में लिखना है। दूसरा, रेडियो समाचार लिखते समय एक लाइन में 12 से 13 शब्द आने चाहिए। रेडियो समाचार लिखते समय 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो समाचार जब आप लिख रहे हो ना तो 1 से 10 तक की डिजिट को आपको शब्दों में लिखना है और 11 से 999 तक की डिजिट को अंकों में। याद रखना, 1 से 10 तक की डिजिट को शब्दों में और 11 से 999 तक की डिजिट को अंकों में। फिर टेलीविजन के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है? टेलीविजन में सबसे अधिक महत्व होता है दृश्यों का, क्योंकि इसमें हमने देखना है। टेलीविजन कैसा माध्यम है? दृश्य श्रव्य, क्योंकि इसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसलिए दृश्य श्रव्य है। और यह भी एक रेखीय माध्यम है। रेडियो भी एक रेखीय था, टेलीविजन भी एक रेखीय है, लेकिन रेडियो में महत्व था शब्दों और आवाज का, इसमें महत्व होता है दृश्य का। रेडियो श्रव्य माध्यम है, यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। टेलीविजन समाचार में सबसे आवश्यक क्या है? यह प्रश्न पिछली बार आया था। टेलीविजन समाचार की सबसे इंपॉर्टेंट शर्त पता क्या होती है? देखो, यह भी अगला प्रश्न आने लग गया कि टेलीविजन समाचार लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं, समझोगे तो। टेलीविजन समाचार में पता सबसे आवश्यक क्या होता है? शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल होने चाहिए। मतलब जो टीवी में विजुअल चल रहे हैं ना, आवाज भी उन्हीं के बारे में होनी चाहिए। अगर टीवी में सलमान खान के बारे में चित्र चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीछे सलमान खान के बारे में बताना चाहिए। अब ऐसा नहीं सलमान खान के चित्र चल रहे हो, तुम बात उसकी कर रहे हो, राजनीति की या किसी और चीज की। तो जो टीवी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्तें समाचार में कि पर्दे में जो चित्र चल रहे हैं, मतलब टीवी में जो विजुअल चल रहे हैं, वही आवाज भी होनी चाहिए उन्हीं के बारे में। तो ये प्रश्न पिछली बार आया था। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त होती है दृश्य के साथ लेखन। ये आ रखा था एग्जैक्ट पिछली बार। टीवी के लिए खबर लिखने की सबसे बुनियादी शर्त है दृश्य के साथ लेखन, माने जो दृश्य चल रहे हैं वही लिखा हुआ होना चाहिए, वही आवाज होनी चाहिए। टेलीविजन में जो खबर होती है ना वो 2 हिस्सों में बटी होती है। याद, सबसे पहले एंकर खबर को पढ़ता है और फिर उस खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन समाचार में खबर लिखने का जो तरीका होता है वो दो हिस्सों में प्रकाशित होती है। सबसे पहले यही तो होता है, एंकर उस न्यूज को पढ़ता है और बाद में उसके विजुअल दिखाई देते हैं। तो याद रखना, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। ये देखो, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, मतलब टीवी खबरों के विभिन्न स्टेप कौन से होते हैं, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, कम से कम शब्दों में सूचना देना। अब सीबीएसई के इस साल के पेपर में पता उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या दिया है? घुमा के दे दिया कि निम्नलिखित में से किस विषय पर आप आलेख नहीं लिख सकते? किसी व्यक्ति पर, किसी राजनीति पर, किसी समसामयिकी पर या किसी ब्रेकिंग न्यूज पर। मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं। तो तुम ब्रेकिंग न्यूज पे आर्टिकल लिख सकते हो क्या? ब्रेकिंग न्यूज किसे बोलते हैं? कम से कम शब्दों में सूचना देना। तो इसमें आर्टिकल कैसे लिखेंगे? आर्टिकल राजनीति में हो सकता है, किसी व्यक्ति पर हो सकता है, किसी समसामयिकी घटना पर हो सकता है। समसामयिकी का मतलब जो चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज में क्या आर्टिकल लिखोगे? तो देखो, घुमा दिया कि निम्नलिखित में से किस विषय पर आलेख नहीं लिखा जा सकता, तो आंसर होगा ब्रेकिंग न्यूज। ये सीबीएसई का जो इस बार का सैंपल पेपर है ना, जो सीबीएसई ने जारी किया है, उसका पहला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति और माध्यम का। तो समझ के पढ़ो। टीवी खबरों के विभिन्न चरण, पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या होता है? वही तो होता है कि समाचार को कम से कम शब्दों में दिखाना, वही तो है ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन इसका दूसरा नाम याद रखना है फ्लैश। फ्लैश से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये फ्लैश। दूसरा है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर का मतलब होता है जब एंकर खबर को पढ़ता है लेकिन दृश्य नहीं दिखाए जाते। ड्राई एंकर का मतलब मजा नहीं आया यार, ड्राई माने सूखा सूखा लगा। आप ट्रिक से याद करो ना, ड्राई एंकर का मतलब क्या है? अरे यार, ये ड्राई एंकर था, मतलब सूखा एंकर था। तो एंकर एकदम सूखा खबर कब देगा? जब वो केवल क्या बताएगा? जब वो केवल मतलब खबर को बताएगा, चित्र नहीं दिखाएगा। तो हमारे लिए वो ड्राई एंकर हो गया। डन। अगला है फोन इन। क्या होता है फोन इन का मतलब? जब एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके दर्शकों तक सूचना पहुंचाता है। होता है ना, एंकर अपने स्टूडियो में बैठा है, किनारे रिपोर्टर से बातचीत चल रही है, नहीं चलती कभी टीवी में, रिपोर्टर से बातचीत करके कहते हो अरे वहां का क्या हाल है सुनीति, जरा बताना। तो ऐसे में हम सुनते तो वही है फोन इन, जब एंकर रिपोर्टर से फोन पे बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। अगला है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल से समझ में आ रहा है, जब एंकर दृश्य के साथ खबर बताता है तभी तो वो एंकर विजुअल हो गया। एंकर बाइट क्या होता है? बाइट का मतलब होता है कथन।
बाइट का मतलब होता है कथन। जैसे तुमने न्यूज में देखा होगा, हम नहीं बोलते अरे उस नेता की बाइट चला दो। बाइट का मतलब होता है कथन, किसी के द्वारा कही गई कोई बात। तो एंकर बाइट का मतलब होता है जब किसी खबर को साबित करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, या जब किसी खबर को सबूत के साथ दिखाया जाता है। तो बाइट का मतलब होता है कथन, कोई बात को आप कथन के द्वारा बताओ, मतलब सबूत के साथ। लाइव क्या होता है? लाइव का मतलब होता है जब किसी खबर को सीधा सीधा घटना स्थल से दिखाया जाता है, वही तो होता है लाइव। जैसे हम बोलते हैं यार ये लाइव चल रहा है, लाइव का मतलब जहां ये घटना हो रही है वहीं से उसका सीधा सीधा प्रसारण होना, लाइव टेलीकास्ट। एंकर पैकेज क्या होता है? दिमाग लगा लो, एंकर पूरा पैकेज के साथ आया है, यानी जब किसी खबर को पूरे संपूर्णता के साथ दिखाया जाता है, मतलब उसमें दृश्य भी होते हैं, आवाज भी होती है, बाइट भी होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं, वो है हमारे लिए एंकर पैकेज। ड्राई एंकर तो तब होगा जब एंकर केवल क्या करेगा, खबरों को पढ़ेगा और वो चित्र नहीं दिखाएगा। एंकर विजुअल तब होगा जब एंकर चित्र के साथ बताएगा, और एंकर पैकेज तब होगा जब कोई खबर संपूर्णता के साथ दिखाई जाएगी, मतलब दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स, आवाज सब होंगे उसमें, लाइव भी है। तो ये पढ़ लेना, ये टीवी खबरों के विभिन्न चरण भी है, देखो ठीक है, ये सब एमसीक्यू भी हैं। अगला है बाइट किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेलीविजन समाचार लिखते समय हमें इन दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो वही है कि जो दृश्य चल रहे हैं उसी टेलीविजन समाचार की बुनियादी शर्त मैंने क्या बताई थी कि टीवी में जो दिखाया जा रहा है वैसे ही शब्द होने चाहिए, बताया था। दूसरी शर्त बाइट। बाइट किसे कहते हैं? किसी के द्वारा कही गई कोई बात, ये होता है बाइट। और नेट साउंड और प्राकृतिक आवाजें क्या होती है, जो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती हैं। मान लो मैं कहीं पे व्लॉगिंग कर रहा हूं और पीछे से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज खुद रिकॉर्ड हो गई, वो होती है नेट साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये। और ये टेलीविजन समाचार लिखते समय भी ये दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बाइट और नेट साउंड। इनके बिना टेलीविजन समाचार नहीं चलेगा। और बाकी पहला मैंने आपको बता दिया, दृश्य के साथ लेखन, तो ये तीनों मिक्स करके लिख देना, ठीक है। बाइट का मतलब होता है किसी के द्वारा कही गई कोई बात, और नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज ये कहते हैं जो आवाज खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती है। अगला देखो, रेडियो तथा टेलीविजन समाचार की भाषा शैली में किन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए? रेडियो टेलीविजन के लिए जब आप समाचार लिख रहे हैं ना, तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको रैंडमली थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बारीक से बनाया इसलिए सब बताया मैंने, तो कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित क्रमांक, द्वारा, तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा, और इनकी जगह पर हम कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हैं? और, या, लेकिन। अब आप इनको मत याद करो, देखो ट्रिक देखो, आप बस इनको याद करो, तीन शब्दों को, बाकी जो बचे उनको हम नहीं लिख सकते, मतलब तो तीन शब्दों को हम लिख सकते और, या, लेकिन। तो इसके अलावा जो बचेंगे वो ऊपर चले जाएंगे। तो तुमने ये वाला नहीं पढ़ना, बस नीचे वाला पढ़ लो, स्मार्ट वर्क करो। टेलीविजन समाचार में हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? रेडियो और टेलीविजन समाचार में बहुत अच्छा पॉइंट है और आसान भी है। इससे लिख के एग्जामिनर को लगेगा हायर इस बच्चे ने पढ़ा है, लिख देना टेलीविजन और रेडियो समाचार। जिसका भी पूछा जाएगा, अगर रेडियो को पूछा जाएगा तो इसको भी वहां ऐड कर देना टेलीविजन। तो ये पॉइंट ऐसा है जो दोनों में फिट बैठता है, रेडियो समाचार लिखते समय भी और टेलीविजन समाचार लिखते समय भी, कि क्या इसमें हमें और, या, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और, या, लेकिन। डन। और जो नहीं करने चाहिए उनको मत पढ़ना, इनको पढ़ दो, बाकी जो बचे एमसीक्यू में आएंगे तो आप पहचान लोगे। अगला है इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम क्या है? ऑनलाइन, साइबर, वेब। देखो तीनों नाम इंटरनेट से रिलेटेड है। ये इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम है। ऑनलाइन भी इंटरनेट से रिलेटेड है, साइबर भी इंटरनेट से रिलेटेड है, और वेब भी इंटरनेट से रिलेटेड है, तो आप समझ जाओगे। हर साल लगभग कितने प्रतिशत इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है? 50 से 55%। याद रखना है, पहले के समय में टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में कितने शब्द भेजे जा सकते थे? 80 शब्द। लेकिन आज की क्या स्थिति है? जब से इंटरनेट हो गया, आज 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। पहले के समय में ना टेलीप्रिंटर से एक मिनट में 80 शब्द जाते थे, 1 मिनट में 80 शब्द टेलीप्रिंटर से। आज जो 1 सेकंड में 70,000 शब्द, क्योंकि इंटरनेट स्पीड है। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान होता है। तो बेसिकली इंटरनेट पर जब अखबारों का प्रकाशन और खबरों का आदान प्रदान होता है, वही इंटरनेट पत्रकारिता होती है। तो इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन और खबरों का आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता आ सकता है। अब विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता, यहां से बहुत एमसीक्यू बन सकते हैं। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का क्या इतिहास है? तो याद रखना, सबसे पहले विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में बोल रहा हूं मैं, इंडिया में नहीं। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का क्या इतिहास चल रहा है? तो विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। तीसरा, पहला था 1982 से 1992, दूसरा था 1993 से 2001, और तीसरा चल रहा है 2002 से अब तक। तो याद
याद रखना विश्व में पहला है 1982 से 1992, लगभग 10 ईयर। उसके बाद 1993 से 2001, इसको देख लेना। और तीसरा 2002 से चल रहा है, तो बेसिकली अभी थर्ड चल रहा है। और AOL क्या है, आ सकता है। ये सब विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता के क्वेश्चन है। AOL एक ऑनलाइन, अमेरिका की ऑनलाइन कंपनी है AOL। HTML क्या होती है, ये एक वेब भाषा है HTML। और इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप क्या है, ये ब्राउजर है। ये कुछ भी आ सकता है, मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है। डन, आपको ये बहुत अच्छे से करना है। अब आगे देखिए, उसके बाद जो प्रश्न है वो है सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई। तो यह हुई थी 1983 से 2002 के बीच। ठीक है, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर हुआ था 1982 से 1992। तो वो अब कह रहे हैं कि सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी 1983 से 2002 के बीच। डन। और विश्व में इस समय तीसरा दौर चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता का कारण क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता क्यों लोकप्रिय हुई? क्योंकि इसमें खबरों के संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन के साथ साथ खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में भी तत्काल सहायता मिलती है। तो ये बड़ा सा MCQ है, ये बुक का MCQ है। ठीक है, तो आप कर लोगे, इंटरनेट पत्रकारिता बड़ा सा है। ठीक है, क्योंकि इसमें संप्रेषण भी होता है, पुष्टि भी हो जाती है, सत्यापन भी हो जाता है, तो ये सब चीज है। अगला है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का क्या इतिहास है। तो भारत में इस समय दूसरा दौर चल रहा है। भारत में पूछा जा सकता है, विश्व में तीसरा चल रहा है, भारत में दूसरा चल रहा है। पहला था 1993 से और दूसरा था 2003 से। याद रखना है, भारत में इस समय तीसरा दौर चल रहा है। भारत में इस समय जो है दूसरा चल रहा है, विश्व में तीसरा चल रहा है, भारत में दूसरा, क्योंकि भारत तो पीछे ही होगा ना, वर्ल्ड तो बड़ा है। पहला दौर 1993 से, दूसरा 2003 से। भारत का ज्यादा पता होना चाहिए। कौन सी साइट भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है? इंडिया टुडे। ये एक ऐसी साइट है जब आप पेमेंट करने के बाद ही देख सकते हैं, इंडिया टुडे। आज सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने का श्रेय किन साइटों को जाता है? rediff.com, इंडिया इंफोलाइन, सीफी। ये सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता कर रही हैं। कौन? rediff.com, इंडिया इंफोलाइन और सीफी। याद रखना, बहुत डिटेल MCQ है। और कौन सी साइट भुगतान के बाद देखी जा सकती है? इंडिया टुडे। भारत की पहली साइट कौन थी? ये बहुत आ सकता है, रीडिफ। भारत की पहली साइट थी रीडिफ। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com। यहां से बहुत MCQ आते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। भारत की पहली साइट रीडिफ, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय, तुम ये याद रख लो बस, वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। दिमाग लगा लो, जब वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू होगी तो तहलका ही तो मचेगा, तो तहलका.com। अगला है हिंदी नेट सार के बारे में, यहां से भी क्वेश्चन आता है। भारत में हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? ठीक है, हिंदी नेट सार में बता रखा है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई। याद रखना, वेब दुनिया, और ये एक हिंदी पोर्टल था। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किसके साथ हुई? वेब दुनिया के साथ। यह आ सकता है, हिंदी पोर्टल था एक। कौन सा अखबार, ये बहुत आता है, कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर, ये पिछले से पिछले साल आया था बोर्ड एग्जाम में, कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर मौजूद है? प्रभा साक्षी। ये प्रिंट रूप में नहीं है मौजूद, ये इंटरनेट पे ही है। पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? BBC। पत्रकारिता के हिसाब से, मैगजीन के हिसाब से हिंदी की बेस्ट साइट है BBC। और इंटरनेट पर मौजूद साहित्यिक पत्रिकाएं कौन कौन सी है? अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय। ये इंटरनेट पर मौजूद लिटरेचर पत्रिकाएं, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट और सराय। अगला है, किस कारण हिंदी की ज्यादातर साइट नहीं खुल पाती? डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण। जब डायनेमिक फॉन्ट की नहीं मिल पाता ना, तो हिंदी की ज्यादातर साइट नहीं खुल पाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें नहीं खुलती है। और यूनिकोड फॉन्ट किसने बनाए? माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने। ये यूनिकोड जो फॉन्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने बनाए। याद रखना, ये बहुत डिटेल MCQ है, इससे तो बहुत आने। अगले चैप्टर के आ गए, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यहां से तुम्हें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन जानने को भी मिलेंगे। पत्रकारिता लेखन क्या होता है? जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, यही होता है पत्रकारिता लेखन। जब पत्रकार अपने जब मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई थी, ये सब बता रहे कि जब पत्रकार अपने दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, वो पत्रकारिता लेखन होता है। डन। अब पत्रकार के प्रकार, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। यहां से एक MCQ आ सकता है। पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो नियमित वेतन पर काम करता है। याद रखना है, पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो नियमित वेतन पर काम करता है। अंशकालिक पत्रकार वो निश्चित मानदेय पर काम करता है। नियमित वेतन का मतलब होता है फुल टाइम सैलरी। निश्चित मानदेय का मतलब होता है तुम जितना काम करोगे उतना ही पैसा। और फ्रीलांसर पत्रकार वो होता है जो पैसों के लिए काम करता है, भुगतान के आधार पर, पैसे दो और न्यूज लो। ठीक है, तो पूर्णकालिक पत्रकार इक्वल टू नियमित वेतन, ऐसे याद करना है। अंशकालिक पत्रकार निश्चित मानदेय और फ्रीलांसर भुगतान के आधार पर।
पत्रकार की परिभाषा क्या होती है? जो खबरों को क्या करता है? एकत्र करता है। जल्दी में लिखा गया साहित्य किसको माना गया है? पत्रकारिता को कहते हैं पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। अगला है पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे होता है? अब पत्रकारीय लेखन का संबंध होता है समसामयिक और वास्तविक घटनाओं से। क्लियर हो गया? ये पत्रकारीय लेखन का संबंध है समसामयिक और वास्तविक घटनाओं से। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। पत्रकारिता में तुमने डिफिकल्ट लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, तो सरल सहज ही ज्यादातरों की भाषा होती है। अगला क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है। जॉर्गन्स किसे कहते हैं? ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं। अगर तुम ना ऐसे पत्रकारिता में ऐसे वर्ड यूज करोगे जिनको जो मतलब डिफिकल्ट होंगे, जो लोगों ने नहीं सुने होंगे, तो उनके लिए वो जॉर्गन्स हो गए। ऐसी शब्दावली जिससे लोग बहुत कम परिचित होते हैं, इसे गैर जरूरी विशेषण कहते हैं। जिनकी आवश्यकता नहीं होती, गैर जरूरी विशेषण। क्लीशे क्या है? क्लीशे दोहराव है। एक ही बात को जब आप रिपीट करोगे ना तो उसको क्लीशे बोलते हैं। ये बहुत टेक्निकल वर्ड है। आमतौर पर समाचार कौन लिखते हैं? आमतौर पर पूर्णकालिक पत्रकार और अंशकालिक पत्रकार, ये दोनों समाचार लिखते हैं आमतौर पे। फ्रीलांसर के लिए नहीं बताया गया। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये ठीक है। कहानी लेखन में क्लाइमैक्स कहां आता है? अंत में। और उल्टा पिरामिड शैली में जब हम समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं तब क्लाइमैक्स सबसे पहले आता है, और अगर हम कहानी लिखेंगे तो अंत में आएगा। उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी और इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ, मैं बता चुका हूं। समाचार लेखन के कितने ककार है? बहुत इंपॉर्टेंट आता है यह प्रश्न, पिछली बार आया था। समाचार लिखते समय कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? आंसर है 6। समाचार लिखते समय कितने सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? 6। ये पिछले साल आया था। और ये भी आता है समाचार लेखन के कितने ककार हैं? तो भी 6। क्या है वो? ये देखो, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। याद रख लो इस सीरीज को, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इन सीरीज को सही से लगाइए। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, इसको रट लेना। ठीक है। और जो पहले के 4 ककार है ना, वो इंट्रो में आते हैं। क्या, कौन, कहां, कब। और बाकी के 2 समाचार की बॉडी में आते हैं। मैंने बोला था ना, समाचार लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली उसके 3 भाग हैं। इंट्रो, बीच में बॉडी, लास्ट में समापन। तो इंट्रो में स्टार्टिंग के 4 ककार आ जाते हैं और बॉडी में 2 ककार आ जाते हैं। समाचार लास्ट में, समापन में कोई ककार नहीं आता। तो क्या, कौन, कहां, कब, ये ऊपर 4 आ जाते हैं, और क्यों, कैसे नीचे वाले में, मतलब बीच वाले में, बॉडी में। समापन में कुछ नहीं आता। याद रखना है, क्या, कौन, कब, कहां पहले के 4 ककार में जोड़ दिया जाता है सूचनात्मक और तथ्यों पर, और क्यों, कैसे बाद के 2 ककार में किस चीज पर जोड़ दिया जाता है? विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर। क्योंकि इसमें हम एक्सप्लेन तो करेंगे उस खबर को, तो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक ऐसी तो बढ़ाएंगे। देखो इंट्रो में तो क्या होता है, हम पहले महत्वपूर्ण समाचारों को बता देते हैं, तो वो सूचनात्मक और तथ्यों पर हो गया, और बीच में हम खबर को विस्तार से लिखते हैं, तो आपने याद रखना है। डन। अगला है फीचर किसे कहते हैं? बहुत देखो यहां से ये सब लॉन्ग क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में भी लिखे। फीचर क्या होता है? पिछली बार आया था एमसीक्यू में कि सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक लेख को क्या कहते हैं? तो फीचर कहते हैं। फीचर के लिए 3 वर्ड याद रखने, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ। अगला है, ये क्वेश्चन भी आता है, फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम फीचर लिखते हैं ना, तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि फीचर हम दिल की भावनाओं से लिखते हैं, तो पढ़ने वाले को लगता है यार ये मेरे बारे में बात हो रही है, इसलिए उसे आत्मनिष्ठ लेखन कहते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन क्लियर कर दिया। फीचर का उद्देश्य होता है सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। अगला है, समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है? बहुत आ सकता है। देखो, समाचार में कल्पनाओं का प्रयोग और भावनाओं का प्रयोग नहीं हो सकता। कहां हो सकता है? जबकि फीचर में कल्पनाओं और भावनाओं का प्रयोग हो सकता है। समाचार तुम अपनी इमेजिनेशन से लिख दोगे, फीलिंग से लिख दोगे? नहीं। कहां होगा? समाचार में तो भाई फैक्ट का प्रयोग होगा। तो समाचार में जो है कल्पनाओं और भावनाओं का प्रयोग नहीं होता, जबकि फीचर में कल्पनाओं और भावनाओं का प्रयोग होता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं और फीचर कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। याद रखना, फीचर की शैली होती है कथात्मक। फीचर कितने से कितने शब्दों के होते हैं? 250 से 2000 शब्दों के बीच। 250 से 2000 शब्दों के बीच। एक अच्छे फीचर में क्या होने चाहिए? फोटो, ग्राफिक्स और रेखांकन। फोटो, ग्राफिक्स और रेखांकन होने चाहिए अच्छे फीचर में। फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, आकर्षक और मन को छूने वाली। अगला है, फीचर शैली का इस्तेमाल करते मतलब
कैसे समाचारों को लिखने के लिए किया जाता है? तो फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचार लिखने के लिए। फीचर शैली का जो प्रयोग है ना, देखो फीचर तो कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर वो फीचर शैली पूछेंगे तब लिख देना हल्के फुल्के समाचार लिखने के लिए। वैसे तो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? 90% उल्टा पिरामिड शैली में। लेकिन अगर वो पूछे फीचर शैली में भी क्या समाचार लिखे जा सकते हैं, तो हल्के फुल्के समाचार। फीचर के प्रकार क्या होते हैं? खोज परक, साक्षात्कार, जीवन शैली, रूपात्मक, व्यक्ति चित्र। देखो ये पूछा गया था, आलेख फीचर किन उसमें नहीं लिखे जा सकते, तो याद रखना है। ब्रेकिंग न्यूज में कोई आलेख थोड़ी लिख सकता है, पहला एमसीक्यू है सैंपल पेपर का। तो फीचर के प्रकार ये हैं। फीचर लिखने का ढांचा क्या होता है? फीचर लिखने का कोई पैटर्न नहीं होता, बस इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। इसमें एक प्रारंभ, मध्य और अंत करना है। फीचर लिखने का पैटर्न नहीं है, लेकिन इसमें प्रारंभ करना पड़ता है, मध्य और अंत। इसका मतलब ये नहीं है आपको हेडिंग बनानी है। प्रारंभ का मतलब जैसे तुम किसी व्यक्ति पर फीचर लिख रहे हो ना, तो प्रारंभ में तुमको ऐसी घटना का वर्णन करना है जिसने उस इंसान की जिंदगी को बदल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। और बाकी मध्य में उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बाकी की घटनाएं लिखनी है। और अंत में उस व्यक्ति के क्या क्या फ्यूचर प्लान है, भविष्य के लिए क्या सोच मतलब योजना है, उसके बारे में लिखना है। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? यहां से भी एमसीक्यू था इस बार के सैंपल पेपर में। विशेष रिपोर्ट वो होती है जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है, लेकिन इसके टाइप कितने हैं? ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इसके 4 टाइप है। विशेष रिपोर्ट की परिभाषा तो कोई भी लिख देगा कि जो गहरी छानबीन के बाद लिखी जाती है वही होगी विशेष रिपोर्ट। मैंने बोला बेटा विशेष प्रोजेक्ट बना के लाना, तो तुम उसके लिए गहरी छानबीन करोगे। अब विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार हैं, इनको रटो। 4 है। पहला है खोजी, दूसरा है इन डेप्थ, तीसरा है विश्लेषणात्मक, चौथा है विवरणात्मक। पहला है खोजी, ये विशेष रिपोर्ट के प्रकार है। खोजी रिपोर्ट क्या करती है? वो भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का पता लगाती है और छुपी हुई खबरों को सामने लाती है। समझो, खोजी रिपोर्ट का काम है गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का पता लगाना और छुपी हुई खबरों को सामने लाना। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या करती है? जो खबर पहले से ही सार्वजनिक है, मतलब जो खबर पहले से ही सबको पता है, उसकी भी गहराई से छानबीन करती है। देखो खोजी तो क्या करती है? जो खबर छुपी हुई है ना, उसको सार्वजनिक करती है। और इन डेप्थ रिपोर्ट करती है जो खबर पहले से ही सार्वजनिक है, उसकी भी गहरी छानबीन। और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या करती है? खबरों का विश्लेषण करती है। विश्लेषण माने होता है एनालिसिस करना। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट खबरों का विश्लेषण करती है। और विवरणात्मक रिपोर्ट खबरों को बारीकी और डिटेल में प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये याद रखना है। विवरण माने होता है डिटेल में, बारीकी से, बस कुछ भी नहीं है। अगला है विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी? तो भाषा तो देखो सबकी सरल सहज होती है, आम बोलचाल की। विशेष रिपोर्ट की शैली वैसे उल्टा पिरामिड शैली होती है, लेकिन कभी कभी फीचर शैली भी हो जाती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया भी था कि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी फीचर शैली में हल्के फुल्के समाचार भी लिखे जाते हैं। तो विशेष रिपोर्ट भी वैसे मतलब उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखी जाती है, कभी कभार फीचर शैली में। अब विचार परक लेखन किसे कहते हैं? ये भी बहुत आता है। विचार परक लेखन क्या होता है? तो विचार परक लेखन किसी अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। ये आया था पिछली बार 3 नंबर में। विचार परक लेखन क्या होते हैं? तो विचार परक लेखन ना अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर छपते हैं, इतना याद रखो बस। विचार लेखन अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर छपते हैं। अखबार में ना एक संपादकीय पृष्ठ होता है, उसमें छपते विचार लेखन। अब इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें लेख आते हैं, टिप्पणियां आती हैं, संपादकीय आता है और स्तंभ लेखन आता है। चारों अब हम इनको भी पढ़ेंगे। विचार लेखन में लेख आता है जो एक्सपर्ट लोग लिखते हैं, टिप्पणियां ये भी वही लिखते हैं, संपादकीय ये समाचार पत्र का संपादक लिखता है, और स्तंभ लेखन ये जो राइटर फेमस हो जाते हैं ये भी मतलब वो लोग लिखते हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग। तो इनको अब आगे पढ़ेंगे, बस तुम 4 नाम याद रखो, विषय 4 नाम याद रखो। विचार परक लेखन किसे कहते हैं? मतलब अखबार में एक संपादकीय पृष्ठ होता है, उस पर विचार परक लेखन लिखे जाते हैं, और इसमें आता है मतलब लेख, टिप्पणियां, संपादकीय, स्तंभ लेखन। अब संपादकीय किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। संपादकीय का मतलब होता है इसे समाचार पत्र की आवाज कहते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है। संपादक द्वारा लिखे गए लेख को संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादक द्वारा लिखे गए लेख को संपादकीय कहते हैं, और इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार क्या प्रकट करता है? किसी घटना या समस्या के प्रति अपनी राय को। अब लिखा वो एक इंसान ने, संपादक ने, लेकिन पूरी जिम्मेदारी पूरे न्यूज़पेपर की होगी। संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये एक इंसान की राय को नहीं बल्कि पूरे समाचार पत्र की राय को प्रकट करता है, तो उसके नीचे ना जिसने वो लिखा है उसका नाम नहीं देंगे।
क्यों? क्योंकि सिर्फ पूरा अखबार जिम्मेदार है, यानी कि वो पूरे अखबार की सोच को दिखाता है। वो जो लेख है संपादकीय, उसको समाचार पत्र की आवाज माना जाता है और वो संपादक लिखता है। लेख क्या होता है? देखो, लेख भी वही है, लेख भी अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर लिखे जाते हैं और ये लेख बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा लिखे जाते हैं और एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा। संपादक के नाम पत्र क्या होते हैं? ये भी बहुत आता है। संपादक के नाम पत्र, देखो, ये भी संपादक के नाम पत्र अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर लिखे जाते हैं या पत्रकारिता में शुरुआत के पेज पर लिखे जाते हैं। ये भी वही है, जो संपादक के नाम पत्र होते हैं ना, ये भी वो इसी पेज में छपते हैं, संपादकीय पेज में। तो इसमें पता क्या होता है, इसमें लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो छपते हैं। जरूरी नहीं है कि अखबार उन प्रश्नों से सहमत हो, लेकिन अखबार उस पेज पर उनको छाप देता है। तो संपादक के नाम पत्र हैं, लोगों ने जो पत्र अखबार के लिए भेजे, संपादक के लिए भेजे, वो उस पेज पे प्रकाशित हो जाएंगे। किस पेज पे? अखबार के संपादकीय पृष्ठ पे। तो उसमें लोगों के सवाल होते हैं, वो छपे होते हैं, वो एज इट इज छाप देते हैं उस पेज पे। और ऑप एड पृष्ठ क्या होता है? ये भी वही पृष्ठ है जिसमें विचार परक लेखन छपते हैं। ये भी एक पृष्ठ होता है, कई कई उसमें ये पृष्ठ होता है, ऑप एड पृष्ठ। ऑप एड पृष्ठ पर भी विचार परक लेखन छपते हैं और संपादकीय पृष्ठ पर भी विचार परक लेखन छपते हैं, अखबार में होता है। स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। जब किसी लेखक का लेख फेमस हो जाता है ना, तब उसे स्तंभ लेखन लिखने का मौका दिया जाता है। जैसे मान लो किसी राइटर का लेख फेमस हो गया, तब वो स्तंभ लेखन लिख सकता है। स्तंभ लेखन भी एक कॉलम होता है, वो कोई मतलब फेमस एक्सपर्ट लोग ही लिख सकते हैं, किसी नए लेखक को लिखने का मौका नहीं मिलेगा। जब किसी का लेख फेमस हो जाएगा, आर्टिकल फेमस हो जाएगा, तब वो उस जगह पर लिख सकता है, उसका तब छपेगा वो। साक्षात्कार किसे कहते हैं? इंटरव्यू किसे कहते हैं? तो इंटरव्यू किसे कहते हैं? जिसमें सवाल जवाब के द्वारा दूसरे के विचारों को, भावनाओं को जाना जा सकता है, वही तो होता है इंटरव्यू। और इसे पत्रकारिता के लिए कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाता है। आ सकता है पत्रकारिता के लिए रॉ मटेरियल क्या है? इंटरव्यू। जब तुम मैगजीन उठाओगे ना, मैगजीन के अंदर लोगों के इंटरव्यू छपे होते हैं, तो ये पत्रकारिता के लिए कच्चे माल की तरह होता है, मतलब रॉ मटेरियल, क्योंकि पत्रकारिता के अंदर इंटरव्यू छपते हैं। तो इंटरव्यू किसे कहते हैं? जब लोग सवाल जवाब के द्वारा, प्रश्न उत्तर के द्वारा दूसरे की भावनाओं को जानते हैं। और पत्रकारिता के लिए ये कच्चे माल की तरह है, मैगजीन के लिए इंटरव्यू कच्चे माल की तरह होता है। क्लियर हो गया? अगला लास्ट है, ढंग से देखिए, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर कर रहा हूं, शॉर्ट भी। विशेष लेखन किसे कहते हैं? सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेखन विशेष लेखन है। विशेष लेखन वो होता है जो सामान्य लेखन नहीं लगता, विशेष रूप से लिखे गए लेखन को विशेष लेखन कहते हैं। या सामान्य रूप से हटकर लिखे गए लेखन को क्या कहते हैं? विशेष लेखन। डेस्क किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। डेस्क क्या होता है? समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनलों में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को, मतलब ये जो वो जगह है जहां पर बैठकर लोग विशेष लेखन लिखते हैं, चाहे वो समाचार पत्र के लिए हो, चाहे पत्रिकाओं के लिए हो, चाहे टीवी के लिए हो, चाहे रेडियो चैनल के लिए हो, मतलब ये वो जगह है जहां पर लोग विशेष लेखन का काम करते हैं। डेस्क वो जगह है जहां पर बैठकर लोग विशेष लेखन का काम करते हैं। बीट किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। बीट होता है जब पत्रकार को उसकी रुचि और ज्ञान के अनुसार काम दिया जाता है। अब अलग अलग टाइप के पत्रकार होते हैं। मान लो मुझे क्राइम में इंटरेस्ट है तो मुझे वही थीम मिलेगी, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा तो उसको वही थीम मिलेगी। तो बीट होता है जब किसी पत्रकार को उसकी रुचि और इंटरेस्ट के अनुसार काम दिया जाता है, मतलब उसके ज्ञान और रुचि के अनुसार। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? इसको समझो। बीट रिपोर्टिंग वो होता है, देखो, बीट रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को खाली संवाददाता कहते हैं। यह एमसीक्यू में आता है। संवाददाता और विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? पिछली बार आया था। संवाददाता किसे कहते हैं और विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? तो जो इंसान बीट रिपोर्टिंग करता है उसको खाली संवाददाता कहते हैं, और जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। दोनों बहुत नॉलेजेबल इंसान होते हैं अपनी फील्ड के, लेकिन बीट रिपोर्टिंग करने वाले से ज्यादा एक्सपर्ट होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला। मैं बताता हूं कैसे। मान लो शेयर मार्केट में ना गिरावट आई, तो जो बीट रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार है ना, वो उस पर अपनी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लिख देगा कि ऐसे 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 गिरावट आई। लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार होगा ना, वो ये भी बता देगा कि गिरावट किन कारणों से आई और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, इसको ज्यादा डीप नॉलेज है। बीट रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार कौन होता है? संवाददाता। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार विशेष संवाददाता। मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया बीट रिपोर्टिंग क्या होता है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होता है। बीट रिपोर्टिंग का मतलब है किसी क्षेत्र की अच्छी जानकारी होना, और विशेषीकृत रिपोर्टिंग का मतलब है उस क्षेत्र की बहुत गहरी जानकारी होना।
अब बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर देखो। बीट रिपोर्टिंग करने वाले को संवाददाता कहते हैं, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। मैं क्लियर कर चुका हूं। बीट रिपोर्टिंग में किसी क्षेत्र की सामान्य जानकारी होती है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग में उस क्षेत्र की गहरी जानकारी होती है। बीट रिपोर्टिंग में पत्रकार समस्या को बताता है और इसमें पत्रकार समस्या को बताने के साथ साथ उनके कारण भी बताता है। अब ये शेयर मार्केट वाला उदाहरण है, ये मैं बता चुका हूं। विशेष लेखन में क्या क्या आता है, विशेष लेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है याद रखना। तो अगर ये क्वेश्चन है ना विशेष लेखन में क्या क्या आता है, तो सब लिख देना, बीट रिपोर्टिंग के बारे में, विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बारे में, जितना आपको आता है। और इसके अलावा फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, समीक्षा, लेख, स्तंभ लेखन, ये भी इसमें आते हैं। तो तुमको जितने याद आएंगे लिख देना, डन। और डिटेल में आएगा तो जितने जितनों के बारे में आ रहे लिख दो। तो तुमने 40 से 50 शब्द लिखने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगला है विशेष लेखन क्या केवल पत्रकार ही लिख सकते हैं? आपने लिखना है नहीं, विशेष लेखन पत्रकार भी लिख सकते हैं और उस विषय के विशेषज्ञ भी लिख सकते हैं जिनको चीज का नॉलेज होगा। अगला है हर्ष भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी क्या है? ये खेल विशेषज्ञ हैं, याद रखना है। अगला है विशेष लेखन की भाषा शैली कैसे होती है? ढंग से सुन लो, ये प्रश्न आता है स्पेशल। देखो विशेष लेखन की भाषा पता कैसी होती है? विशेष लेखन की भाषा सरल होती है लेकिन इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अगर आप क्रिकेट पर विशेष लेखन लिख रहे हैं तो आपको गुगली, नो बॉल, वाइड बॉल आदि शब्दों का पता होना चाहिए। यही है टेक्निकल वर्ड। समझ में आ रहा है बात? अगर आप राजनीतिक पार्टी के बारे में विशेष लेखन लिख रहे हैं तो आपको बीजेपी, कांग्रेस, इन शब्दों, इन पार्टियों के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप जिस फील्ड पर विशेष लेखन लिख रहे हो ना, उस फील्ड में यूज होने वाले तकनीकी शब्दों का आपको पता होना चाहिए। यही है इसकी भाषा की शर्त। भाषा सरल होनी चाहिए लेकिन उसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग जरूर होना चाहिए विशेष लेखन में, तभी वो विशेष लेखन लगेगा। और शैली में लिख देना, विशेष लेखन लिखने की कोई निश्चित शैली नहीं होती। बस एक बात ध्यान रखनी है कि यह सामान्य लेखन नहीं लगना चाहिए, आपको ऐसे लिखना है कि सामान्य लेखन ना लगे। तो भाषा जरूर याद रखना। अगला है कारोबार और व्यापार से जुड़े शब्द। यह जरूर आता है कि यह शब्द किससे जुड़ा है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप इनके मत पढ़ो, कारोबार से जुड़े शब्द आप इन दो के पढ़ लो, ये कम है, कुछ भी नहीं है। बाकी जो बचेगा वो कारोबार के ही होंगे। मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखो ये सब बुक में दिए हैं। पर्यावरण और मौसम से जुड़े शब्द आप इनको पढ़ लो। पश्चिमी हवाएं, हवाएं पर्यावरण से रिलेटेड होता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी पर्यावरण से रिलेटेड है। टॉक्सिक, कचरा, ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण से रिलेटेड है। तूफान पर्यावरण से रिलेटेड है। तो इनमें तो दिमाग भी नहीं लगाना, शब्दों से पता चल रहा है कि पर्यावरण से रिलेटेड है। दूसरा, खेलों से जुड़े शब्द। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया, साफ पता चल रहा है। मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके, साफ पता चल रहा है स्पोर्ट्स की है। तो देखो जब हमें ये दो याद हो गए बिना दिमाग लगाए, क्योंकि ये शब्दों से समझ में आ रहा है कि कौन से हैं, तो बाकी के जो बचे होंगे वो इसमें जाएंगे कारोबार और व्यापार में। बस स्मार्ट काम करना है, ये आता ही है। बीट से जुड़े समाचार की शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड। बीट में आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी रिपोर्टर को उसकी रुचि और ज्ञान के अनुसार काम देना बीट कहलाता है। तो उसकी शैली होती है उल्टा पिरामिड। और समाचार फीचर की शैली कथात्मक होती है। मैंने आपको बताया था फीचर जहां पर आएगा वो कथात्मक होगा। और बीट से जुड़े समाचार की शैली उल्टा पिरामिड। लेख या टिप्पणी की शुरुआत किस तरह कर सकते हैं? तो कोई आप लेख लिख रहे हो ना या कोई टिप्पणी लिख रहे हो, मैंने ये भी बताया था जो एक्सपर्ट लोग लिखते हैं जैसे, तो फीचर की तरह या किसी केस स्टडी से या न्यूज़पेपर के जरिए अगर आप किसी लेख या टिप्पणी की शुरुआत कर रहे हैं तो वह आप फीचर की तरह कर सकते हैं, किसी केस स्टडी की तरह कर सकते हैं या न्यूज़पेपर की जगह कर सकते हैं। अब न्यूज़पेपर क्या होता है? आ सकता है छोटे में। न्यूज़पेपर का मतलब होता है एक खबर को दूसरी खबर के साथ रिलेटेड करके बताना। न्यूज़पेपर होता है दो खबर को आपस में जोड़ के बताना। अगला है समाचार पत्र में किस पन्ने को पाठक बहुत कम पढ़ते हैं लोग? कारोबार और व्यापार वाले पन्ने को। इनकी ऑडियंस कम होती है लेकिन जो होती है वो बहुत नॉलेजेबल होती है। तुमने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ना कारोबार और व्यापार वाले उसको एक आम पाठक नहीं पढ़ता, उसको वही लोग पढ़ते हैं जिनको क्षेत्र का नॉलेज होता है, तो कम पढ़ने वाले होते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र क्या है? विशेष लेखन किन किन चीजों पर लिखा जा सकता है? अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, सभी पे लिखा जाता है ऑलमोस्ट। और विशेष लेखन के दायरे में कौन आते हैं? रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर बाकी के सभी, ये जो मैंने ऊपर बताए। अगर आ सकता है विशेष लेखन में कौन नहीं आते तो लिखना जो रोजमर्रा की रिपोर्टिंग होती है और बीट को छोड़कर। रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर बाकी सब क्षेत्र विशेष लेखन में आते हैं। रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर किस रिपोर्टिंग को महत्व दिया जाएगा? तो विशेषीकृत, क्योंकि इसके लिए डीप नॉलेज चाहिए। देखो रक्षा माने डिफेंस, विदेश नीति, इसमें बीट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए विशेषीकृत रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, डीप सब्जेक्ट है।
पत्रकारिता विशेषज्ञता को क्या कहते हैं? पत्रकारिता विशेषज्ञता का मतलब होता है मतलब पत्रकारिता लिखने में एक्सपर्ट होना। मतलब जब आपके पास उस चीज की डिग्री ना हो लेकिन आपको उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान हो, उसको कहते हैं पत्रकारिता विशेषज्ञता। आपके पास डिग्री नहीं भी है लेकिन आपको उस फील्ड का डीप नॉलेज है ना, उसको बोलेंगे पत्रकारिता विशेषज्ञता। यानी कि आप व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने के बावजूद आपको उसकी पूरी जानकारी है, आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है लेकिन फिर भी उसकी जानकारी होना। आजकल पत्रकारिता में किसकी मांग की जा रही है? मास्टर ऑफ वन। आजकल पत्रकारिता में डिमांड है मास्टर ऑफ वन की, मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में किस पत्रकारिता का महत्व बढ़ रहा है? आर्थिक पत्रकारिता का, क्योंकि लोगों को पैसों वगैरह में इंटरेस्ट है, बिजनेस में। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरें किस शैली में लिखी जाती है? उल्टा पिरामिड। कारोबार, ज्यादातर खबर उल्टा पिरामिड ही होता है 90%, तो कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरें उल्टा पिरामिड शैली में। खेल से जुड़ी खबर किस में लिखी जाती है? तो ये लिखी तो उल्टा पिरामिड शैली से शुरू होती है लेकिन दूसरे पैराग्राफ से कथात्मक शैली में चली जाती है। याद रखना, देखो खेल से जुड़ी खबर भी जो है उल्टा पिरामिड में ही लिखी जाती है लेकिन दूसरे पैराग्राफ से ये सिर्फ कथात्मक शैली में चली जाती है। कौन? खेल से जुड़ी खबर। और बाकी जो मैंने ऊपर बताया था कारोबार से जुड़ी खबर, वो पूरी उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। लेकिन अगर खेल की खबर है तो पहले उल्टा पिरामिड शैली फिर कथात्मक शैली। अगला है, हां उसके बाद देखो, अब ये बहुत इजी है। विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करें? आप विशेष लेखन लिखने में एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं? यह प्रश्न बहुत आता है। विशेष लेखन लिखने में आदमी एक्सपर्ट कैसे बनेगा? 3 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्कूल में उस विषय को लें जिसमें आपकी रुचि है, तभी तो आप उस फील्ड को आगे कैरी कर पाओगे। कॉलेज में भी उस विषय को लेना है, उस विषय की ढेर सारी किताबें पढ़नी है, उस विषय की डिक्शनरी अपने पास रखनी है, उस विषय के जानकार लोगों से मिलना है, उस विषय की वेबसाइट अपने पास रखनी है और उस विषय के सीनियर लोगों से परामर्श लेते रहना है, तभी आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन पाओगे। अब मान लो मुझे क्रिकेट में एक्सपर्ट बनना है तो मेरे को क्या है, क्रिकेट से रिलेटेड मैगजीन होनी चाहिए मेरे पास, है ना। मतलब क्रिकेट पर जो वेबसाइट होती है मुझे वो भी देखना है, डिक्शनरी भी होनी चाहिए मतलब, और मुझे कॉलेज में भी क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तभी तो मुझे उस चीज में इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो फैक्ट है। अब तुम्हें मान लो कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए ना, फोन नंबर, कुकिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल देखने पड़ेंगे और रेसिपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको किचन में प्रयोग होने वाले टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉलेज में भी उस सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, होम साइंस लेनी पड़ेगी। तो ये चीज है, उस विषय के एक्सपर्ट लोगों से मिलना पड़ेगा, सीनियर लोगों से मिलना पड़ेगा, तो ये सब चीजें, तब आप विशेष लेखन लिखने में महारत हासिल कर सकते हो, विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में भी उस सब्जेक्ट को लोगे, है ना, स्कूल में भी उस सब्जेक्ट को लोगे, उस सब्जेक्ट की ढेर सारी किताबें पढ़ोगे, डिक्शनरी अपने पास रखोगे, उस सब्जेक्ट के जानकार लोगों से मिलोगे, सीनियर लोगों से मिलोगे, वेबसाइट को देखोगे, तब आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो ये इतनी डिटेल वीडियो है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहां से आपको इतने प्रश्न मिलेंगे, अगर ढंग से देखोगे, 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपके बहुत सॉल्व होंगे, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आज के पेपर के लिए ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। पेपर जो है एकदम फाड़ के रख देना, मतलब फाड़ के का मतलब बहुत तगड़ा देना, ठीक है। तो धन्यवाद।